अमेरिका की सबसे बड़ी और बेस्ट कंपनियों पर 6 वर्षों से भी अधिक समय तक स्टडी की गई, जिसमें उन्होंने सर्वे डेटा, रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटिव के साथ इंटरव्यूज, न्यूज और कंपनी के सभी पहलुओं को कवर करके जानकारी जुटाई थी। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स ने कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के साथ मार्केट में उनकी शुरुआत कैसे हुई थी, इस तरह की कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर विजनरी कंपनियां कौन हो सकती हैं, यह बताया है। इसको सिंपल वे में समझने के लिए जेम्स कॉलिंग कहते हैं कि मान लीजिए यदि आपने 1920 से 1990 तक विजनरी कंपनियों में $1 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपने $6000 से अधिक पैसे बनाए होते। वहीं अगर आपने उतने ही समय के लिए शेयर मार्केट में $1 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपने $400 बनाए होते। सीधे तौर पर इसका मतलब है कि शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस के मुकाबले में 15 गुना बेहतर परफॉर्मेंस विजनरी कंपनियों ने दिया होता। इस बुक में जो सीखने वाली बात लगी उसमें फर्स्ट वन है, आपको एक ग्रेट कंपनी बनाने के लिए एक ग्रेट आइडिया की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि विजनरी कंपनियों ने एक ग्रेट आइडिया के साथ शुरुआत की। असल में कई लोगों ने किसी भी स्पेसिफिक आइडियाज के बिना शुरुआत की थी और उनमें से कईयों ने बुरे आइडियाज के साथ शुरुआत की थी। ऑथर ने सोनी का एग्जाम्पल देकर बताया कि सोनी किसी भी आइडियाज के बिना शुरुआत हुई थी। इसके अलावा एचपी कंपनी के मन में भी स्टार्टिंग में किसी भी प्रकार के क्लियर स्पेसिफिक आइडिया नहीं थे। एचपी कंपनी के फाउंडर स्टार्टिंग में बाथरूम और बॉलिंग इक्विपमेंट्स के लिए ऑटोमेटिक डिस्चार्जर्स बेचने की कोशिश की थी। अब इन सब बातों से ये बात तो जाहिर ही है कि ये ऐसे आइडिया नहीं थे जो इन कंपनियों को आज की पावरफुल कंपनियों में बदल पाए। आगे सेकंड वन है, विजनरी कंपनियों को विजनरी और करिश्माई लीडर्स की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बार यह पाया गया है कि विजनरी कंपनियों के टॉप लोग जो थे वे आमतौर पर सिंपल और बहुत मामूली जैसे दिखते थे। इसके अलावा बहुत सी कंपनियों में विजनरी लीडर्स को साथ में लेकर आगे बढ़ने पर फोकस किया जो उनकी कंपनी को आगे बढ़ा सकें। जबकि दूसरी ओर विजनरी कंपनियां लीडर्स पर फोकस करने के बजाय अपने ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेट आइडिया और नए लीडर्स बनाने पर जोर देते हैं। बहुत बार देखा गया है कि बहुत सी कंपनियां अच्छे फाउंडर को हायर करती हैं जिसका पर्पस एक व्यक्ति या आइडिया को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने पर फोकस करना होता है। जबकि विजनरी कंपनियां किसी एक व्यक्ति पर फोकस नहीं करती, अब वो चाहे करिश्माई सीईओ हो या फाउंडर हो, बल्कि विजनरी कंपनियां अपने कोर वैल्यूज पर फोकस करती हैं। आगे थर्ड वन है, विजनरी कंपनियां बहुत अधिक प्रॉफिट कमाने पर जोर नहीं देती हैं। विजनरी कंपनियां सबसे पहले अपने कोर वैल्यूज के बारे में बहुत परवाह करते हैं। उनके पास जो गोल्स है उसमें प्रॉफिट कमाना उनका एक उद्देश्य है, लेकिन कई मामलों में इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। विजनरी कंपनियां अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बड़े उद्देश्यों पर काम करते हैं। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल का यूज करते हैं जो उनके द्वारा लिए जाने वाले सभी फैसलों को कंट्रोल करते हैं। इस तरह के उद्देश्य उनकी आइडियोलॉजी का निर्माण करते हैं जो पीढ़ियों तक कंपनी को गाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जॉनसन एंड जॉनसन ने 1930 के दशक में और बिलीव्स नाम के डॉक्यूमेंट्स में अपने कोर वैल्यूज लिखे, जिसमें कंपनी की जिम्मेदारियां पहले से ही तय की गई थी। सबसे पहले J&J ने अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह से सर्व करने पर फोकस किया, फिर अपने एम्प्लॉयज पर फोकस किया। इन दोनों प्रायोरिटीज को पूरा करने के बाद शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न प्राप्त हो, इस बात पर फोकस किया। ये बात भी समझ लीजिए कि हर कंपनी के अपने अलग अलग कोर वैल्यूज होते हैं। एक विजनरी कंपनी बनने के लिए वैल्यूज का कोई फंडामेंटल सेट तो नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कंपनी की आइडियोलॉजी का कंटेंट क्या है और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन उन वैल्यूज में कितना विश्वास करता है, यह भी बहुत जरूरी है। समझने वाली बात यह है कि कोर वैल्यूज न केवल बहुत जरूरी होते हैं बल्कि विजनरी कंपनियों की सफलता में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन जब वे संकट का सामना करते हैं तब उनके अस्तित्व खतरे में आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल से इस चीज को थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जब फोर्ड को 1980 के दशक में एक क्राइसिस का सामना करना पड़ा तो इसके एम्प्लॉयज ने इस बात पर चर्चा करने और लोगों को सफाई देना ही बंद कर दिया, क्योंकि वे इसके फाउंडर हेनरी फोर्ड के वैल्यूज के प्रति वफादार थे। उनको पता था कि कंपनी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेगी, और हुआ भी यही। आगे फोर्थ वन है, अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखें, उन्हें बदले नहीं। एक विजनरी कंपनी धार्मिक रूप से अपने कोर वैल्यूज को बरकरार रखती है। वे प्रोग्रेस करने पर फोकस रखते हैं जो उन्हें इनोवेशन करने और उन्हें बदलने और अपनाने की अनुमति देते हैं। लेकिन वे कभी भी अपने कोर वैल्यूज के साथ समझौता नहीं करते हैं, और ऐसा वे हमेशा करते हैं क्योंकि वे प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट करने के प्रयास में कंटिन्यू लगे रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉलमार्ट के मोटो को ही ले लो, जो कस्टमर्स को उनकी उम्मीदों से अधिक देने का है, जिससे जब कोई कस्टमर उनके स्टोर में इंटर करता है तो उसकी उम्मीदों से अधिक देकर उन्हें रेगुलर कस्टमर में बदल दिया जाता है। आगे फिफ्थ वन है, विजनरी कंपनियां सिर्फ स्ट्रेटेजी चूज नहीं करती हैं,
विजनरी कंपनियां एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी वे खुद को सही पाते हैं, कभी फेल होते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन वे रिस्क लेने से डरते नहीं हैं और हमेशा बड़े गोल्स बनाने के लिए कमिटेड रहते हैं। इस तरह के एक गोल का प्रसिद्ध एग्जाम्पल 1961 में जॉन एफ कैनेडी द्वारा लिया गया था, जब उन्होंने घोषणा की कि यूएस चंद्रमा पर एक आदमी ले जाएगा और दशक के अंत तक सुरक्षित रूप से वापस भी आ जाएगा। उस समय तक यह लगभग लोगों को मजाक लग रहा था, लेकिन इस चीज ने यूएस को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया। बोइंग ने अपने पूरे इतिहास में इस तरह के कई गोल्स बनाए, जिसमें 747 जेट के डेवलपमेंट की कमिटमेंट भी शामिल है। बोइंग ने फेलियर होने की संभावना पर विचार किए बिना पूरी ताकत के साथ इस गोल का पीछा किया। इसके सीईओ ने यहां तक कह दिया था कि वह पूरी कंपनी को बेचकर भी इस मॉडल को पूरा करेंगे, और ऐसा हुआ भी। एक पॉइंट पर उन्हें कंपनी के वर्कफोर्स के 60% को बंद करना पड़ा, क्योंकि एयरप्लेन की सेल्स उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हुए थे। सिंपल वे में समझे तो विजनरी कंपनियां समझती हैं कि जो एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं वे असलियत में वो प्राइस है जो उन्हें विकास करते रहने के लिए खर्च करना चाहिए, और ऐसे रिस्क लेकर वे खुद को आगे ग्रोथ करने के लिए तैयार कर सकते हैं। आगे 6.1 है, विजनरी कंपनियों में काम करना सभी के लिए ग्रेट जगह नहीं है। विजनरी कंपनियां उन लोगों के लिए ग्रेट जगह है जो कंपनी की कोर वैल्यूज के साथ खुद को फिट रख लेते हैं। जो लोग इस तरह के दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आइडियोलॉजी को मजबूत कर लेते हैं वही ऐसी कंपनियों में टिक पाते हैं। वॉल्ट डिज्नी कंपनी में दाढ़ी रखने वाले लोगों को थीम पार्क में एम्प्लॉयज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। अगर किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया तो उसे तुरंत निकाल दिया गया। इन कंपनियों में नए एम्प्लॉयज को अक्सर एहसास होता है कि अगर वे काम करने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं है तो वे दुखी होकर खुद कंपनी को छोड़ देते हैं। विजनरी कंपनियों में एम्प्लॉयज खुद पर आत्मविश्वास रखते हैं और कोर वैल्यूज को फॉलो करते हैं। उनके पास एक्सपेरिमेंट करने की स्वतंत्रता भी होती है। उन लोगों के लिए विजनरी कंपनियों में कोई जगह नहीं है जो कंपनी की उम्मीदों और कठोर स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। आगे 7.1 है, विजनरी कंपनियां बेहद अच्छी तरह से प्लान्ड स्ट्रेटेजीज द्वारा आगे नहीं बढ़ती हैं। विजनरी कंपनियां एक्सपेरिमेंट करके एक तरह की सट्टेबाजी करते हैं। आमतौर पर फीचर कंपनियां इस बात को बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने, ट्रायल करने और एरर क्या है, और कुछ मामलों में अपनी गलती से सीखने से ही बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। विजनरी कंपनियां अपने बिजनेस के भीतर एक कंटिन्यू प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझते हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज और मैनेजर्स को नए आइडिया, प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिसेस को आजमाने के लिए हमेशा इनकरेज किया, जिनमें से कुछ बहुत ही सक्सेसफुल रहे। J&J के फेमस बैंड एड्स का जन्म तब हुआ जब एक एम्प्लॉय की पत्नी का हाथ गलती से चाकू से कट गया। उस एम्प्लॉय ने कुछ बैंडेज को इकट्ठा किया और गलती से अपनी पत्नी की उंगली को बैंडेज करने की गलती की, और इस आइडिया को उन्होंने J&J की एग्जीक्यूटिव के साथ जिक्र किया, और हुआ ये कि कंपनी ने इस आइडिया को गले लगा लिया और मार्केट में प्रोडक्ट का लॉन्च किया। जल्द ही बैंड एड्स प्रोडक्ट लाइन में कंपनी बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज में आ गई। दूसरे एग्जांपल में 3M के मामले को समझे, जिसमें कंपनी एम्प्लॉयज को अपनी पसंद की प्रोजेक्ट्स पर अपने समय का 50% खर्च करने के लिए इनकरेज करती है। कंपनी की कुछ सफल वस्तुएं जैसे पोस्ट-इट इस मैनेजमेंट मॉडल से आई जो एक्सपेरिमेंट को गले लगाती है, जबकि इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स ने कभी भी इस तरह की कमर्शियल रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। आगे 8th है, विजनरी कंपनियां मार्केट से सीईओ को हायर नहीं करते, वे अपनी ही कंपनी से नए लीडर्स को चुनते हैं। जिन विजनरी कंपनियों पर स्टडी किया उन कंपनी के पास कई बेहतरीन सीईओ थे, लेकिन वे हर समय ऐसी क्वालिटी के लीडर को प्रोड्यूस करते रहे जिसमें वैसी क्षमता और प्रभावशीलता थी। सीधे शब्दों में इसका मतलब यह है कि जिसने अपने काम को बेहतरीन तरीके से किया और उसे कंपनी के एथिक्स के बारे में अच्छे से पता था और सबको साथ लेकर चल सकता था। इन ऑर्गेनाइजेशन ने कंपनी के भीतर ऐसे मैनेजरल टैलेंट की खेती की जो बड़े पैमाने पर अच्छे रिजल्ट्स दे सके। इसका सिंपल सा पर्पस था कि नए लीडर्स के साथ अपने फंडामेंटल वैल्यूज को आगे बढ़ाया जा सके और उन्हें पूरा किया जा सके। जनरल इलेक्ट्रिक के फेमस सीईओ जैक वेल्चर की बात करते हैं। उनके समय में इंटरनल लीडरशिप ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से जीई के पास हमेशा वेल्चर की क्षमता वाले कई लीडर थे, जिससे हुआ ये कि उनके पास अधिक प्रोडक्टिव अधिकारी थे जो बेहतरीन रिजल्ट दे सकते थे। आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि विजनरी कंपनियों के लीडर्स पहले से ही अपने उत्तराधिकारी की प्लानिंग कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेल्च ने रिटायरमेंट होने से 7 साल पहले अपने उत्तराधिकारी के लिए प्लान कर लिया था। वहीं मोटोरोला के पूर्व सीईओ बॉब गैल्विन ने कई सालों पहले से इसका प्लान कर लिया था। इसके विपरीत उनको कंपटीशन देने वाली कंपनियां अक्सर बाहर से सीईओ को हायर कर लेती जो कि कंपनी से अपरिचित थे, जिससे हुआ ये कि कई मामलों में कंपनी को रॉन्ग डायरेक्शन में चलाया गया। कई बार तो यह भी देखा गया कि सीईओ का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस प्लान में सीईओ को बहुत कम शामिल किया गया। इससे जब उस सीईओ ने जॉब छोड़ा तो कंपनी के एथिक्स और काम की प्रोडक्टिविटी में बाधा उत्पन्न हुई। कई फॉर्मों में यह भी देखा गया कि जब सीईओ ने किसी को संभावित उम्मीदवार समझा तो उसे अपने रास्ते से ही हटा दिया। आगे 9th है, विजनरी कंपनियां कंपटीशन करने पर अपना फोकस नहीं करती।
विजनरी कंपनियां खुद में इंप्रूवमेंट करने पर फोकस करती हैं। सबसे पहले कंपनियां किसी और कंपनी के साथ कंपटीशन करने पर अपना फोकस नहीं करती, बल्कि वे अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में मार्केट शेयर बढ़ाने पर जोर देती हैं। वे खुद की तुलना अपने से करने और फ्यूचर में बेहतरीन होने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉलमार्ट ने अपने बीट यस्टरडे कैंपेन के साथ लगातार ग्रोथ किया, जो कि अपने एम्प्लॉयज को हमेशा डेली बेसिस पर और सालाना तौर पर सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। एचपी ने एम्प्लॉय रैंकिंग के आधार पर कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट सिस्टम बनाया। इस रैंकिंग ने उन लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया जिसे बिना मेहनत के प्रमोशन मिल रहा था। आगे 10th वन है, विजनरी कंपनियां क्या संभव हो सकता है, इसके लिए अपने विजन को लिमिट नहीं करते। विजनरी कंपनियां इस बात पर विश्वास करती हैं कि आपके पास ऑप्शन बहुत सा होना चाहिए। आप चाहे ऑप्शन ए या बी में से किसी एक को चूज करना हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए बोइंग की बात ले लो। कंपनी का मेन फोकस कमर्शियल एविएशन फील्ड में टॉप पर होने का है, लेकिन वे इसके साथ में जंबो जेट्स भी बना रहे थे। सिंपल वे में इसका मतलब यह है कि कंपनी यह दिखाना चाहती थी कि कंपनी अपने सार को खोए बिना एक से अधिक तरीकों को चूज कर सकती है। आगे 11th वन है, विजनरी कंपनियों के पास एक क्लियर और अच्छी तरह से डिफाइंड विजन नहीं होता। जब मार्क कंपनी ने मेडिकल रिसर्च में खुद को एक बेंचमार्क तक ले जाने का सोचा, तो उसने जानबूझकर अकादमिक रिसर्च सेंटर्स के मॉडल की कॉपी की और अपने रिसर्चर्स को अकादमिक जर्नल्स में अपने व्यूज पब्लिश करने की भी परमिशन दी। और साथ ही कंपनी ने यह भी फैसला किया कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस को मार्केटिंग टीम द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए, बल्कि उसे रिसर्च टीम द्वारा चलाया जाना चाहिए। जबकि दूसरी कंपनियों में इसका ठीक उल्टा हो रहा था। इस बात ने बहुत से अच्छे साइंटिस्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वे मार्क के साथ जुड़ गए। हे दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्ड टू लास्ट बुक से बताया, जिसके ऑथर हैं जेम्स कॉलिंग। यह बुक बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे खरीद भी सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, कमेंट करके ये भी आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को अपने चाहने वाले और ग्रुप्स में शेयर करके लोगों तक नॉलेज को पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ऐसा करने पर ही आपको चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। आपने अपना कीमती समय देकर मेरी बात सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।